अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है द एंड ऑफ पॉवर्टी, यानी महंगाई का खात्मा। द एंड ऑफ पॉवर्टी लिखी है जेफरी सैक्स ने, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया के जो गरीब तरीन मुल्क हैं जिनकी जीडीपी कम है, जिनका एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है कि वहाँ पे तालीम का निज़ाम कैसा है, मेडिकल का निज़ाम कैसा है, आपका रोड्स कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उन सारे मुल्कों में से सबसे गरीब मुल्क देखे और वहाँ पे उन्होंने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए कि आखिर एक मुल्क गरीब होता क्यों है। तो पहला तो ये पॉइंट है इस किताब में। दूसरा पॉइंट ये है कि उन मुल्कों को हेल्प करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर सकते हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज जो एड देते हैं, जैसे पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 10 लोगों से एड मांग रहा है, ले रहा है कंटिन्यूसली। IMF से भी एड ले रहा है, वर्ल्ड बैंक भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसे ले रहा है, सऊदी अरेबिया भी मदद करता है, UAE भी मदद करता है, पूरी दुनिया के मुल्क टर्की भी मदद कर रहा है। हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान के जो है टोकरे में कुछ ना कुछ डाल रहा है, तभी पाकिस्तान जो है वो अफ्लोट है और अभी तक बैंकरप्ट नहीं हुआ। और जो हमारी डेप्ट पेमेंट्स हैं, जो हमने कर्जे लिए हैं, वो जो हम हर साल, हर महीने, हर क्वार्टरली हमें किस्त भरनी पड़ती है, वो हमें भर सकते हैं हम अभी। क्योंकि अगर हम एक किस्त भी मिस कर जाएं तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। ये जो एक टर्म है डिफ़ॉल्ट कर जाना, वो ये है कि आप अपनी किस्त नहीं भर सके। जैसे आप अगर कोई वॉशिंग मशीन लेते हैं 10,000 रुपये की और 1,000 रुपये माहाना किस्त आप फिक्स कर देते हैं 3,000 रुपये एडवांस देके, तो वो जो 1,000 रुपये किस्त है, अगर वो पाकिस्तान अपनी नहीं भरता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और फिर वो इवेंचुअली बैंकरप्सी की तरफ जाएगा। तो ये काफ़ी हार्ड इकोनॉमिक टर्म्स हैं, लेकिन इस किताब को 3 लेसन में डिवाइड किया है। मैंने कोशिश की है कि मैं उन 3 लेसन्स के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि आखिर पाकिस्तान और अफ्रीका के बहुत से मुल्क, एशिया में भी इवन बहुत से मुल्क, और पूरी दुनिया में जो मुल्क हैं वो गरीब क्यों होते हैं, वो पॉवर्टी स्ट्रिकन क्यों होते हैं, और जो अमीर मुल्क हैं वो अमीर क्यों होते हैं। और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि पाकिस्तान में गुर्बत का हल क्या है। देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये इस किताब में बताई जाती है कि दुनिया में इतनी वेल्थ है, दुनिया के पास इतना पैसा है कि आप पूरी दुनिया से पॉवर्टी को यूँ चुटकी में ख़त्म कर सकते हैं। दुनिया में लोगों के पास इतना पैसा है और दुनिया में ओवरऑल इतना पैसा है कि कोई भी बंदा 3 टाइम का खाना जो है वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो $1 या $2, अगर इंटरनेशनल आप उसको सिनारियो में देखें तो $1 या $2, यानी पाकिस्तानी 200 रुपये और 500 रुपये पर डे पे सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो 500 रुपये अगर एक बंदा पर डे कमाता है, यानी वो 15,000 रुपये जो है वो महीने के कमाता है। अगर उसमें से वो 7-8 हज़ार रुपये अपनी झुग्गी का किराया दे देता है और 2-3 हज़ार उसको काम पे आने जाने के लग जाते हैं, तो उसके पास पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो पीपल आर लिविंग इन दोज कंडीशंस, और उन कंडीशंस के पीछे वजूहात क्या हैं। सबसे पहली वजह जो आपको बताते हैं सैक्स साहब, वो ये कहते हैं कि जो गरीब मुल्क हैं वो गरीब इसलिए नहीं है कि उनके पास कुछ करने को नहीं है, या और मेन जो रीज़न है पॉवर्टी की, या जो मेन रीज़न है महंगाई की और गुर्बत की, वो ये है कि जो मुल्क होते हैं गरीब मुल्क, वो एक सर्कल में फंस जाते हैं। एक पॉवर्टी सर्कल होता है जिसमें वो फंस जाते हैं और उससे वो निकल नहीं पाते। और उस सर्कल से उन्हें निकालने के लिए, वहाँ एक सर्कल से बाहर लाइन निकाल के किसी और स्क्वायर या किसी और शेप में डालने के लिए, उनके लिए आपको वेस्टर्न मुल्कों की एड चाहिए। और वो वेस्टर्न मुल्क जो हैं वो एड देते तो हैं, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, पाकिस्तानियों में सबको पता है। आज इवन अमेरिका को भी जो है वो यहाँ वहाँ से कर्जे लेने होते हैं, उनके भी डेप्ट क्राइसिस चलते रहते हैं। बहुत से दुनिया में मुल्क है, ब्राज़ील जो है वो एक ज़माने में इस मसले में फंस गया था, ग्रीस फंसा रहा, बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया के जो इस मसले में फंसे रहते हैं कि वो डेट लेते हैं लेकिन वापस करते वक्त प्रॉब्लम हो जाता है। तो आखिर गरीब मुल्क गरीबी के सर्कल से बाहर कैसे निकले। तो जो पहला लेसन है किताब में वो ये है कि जी गरीब मुल्क अपनी गुर्बत से खुद बाहर नहीं निकल सकते, वो एक ट्रैप में फंसे हुए, एक सर्कल में घूमे जा रहे हैं। उसके लिए उन्हें मदद चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें रीजंस मालूम करने पड़ेंगे कि आखिर मुल्क गरीब होते क्यों हैं। देखें, कुछ मुल्क होते हैं जिनकी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी होती है कि या तो वो डेजर्ट होता है, उनके पास बारिश नहीं होती इतनी कि वो एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें। इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उनके पास रोड्स नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो एक जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है मुल्कों की तरक्की के लिए। पाकिस्तान के पास इस वक्त सारे मौसम हैं, सारे जोग्राफिकल इम्पैक्ट्स हैं, उनके पास पहाड़ हैं, सहरा है, पंजाब में हरियाली वाली फुल मतलब ऐसे लहलहाते खेत वाली ज़मीन है, सिंध भी है जहाँ पे इंडस्ट्री भी डेवलप कर रही है। तो आखिर फिर पाकिस्तान की गुर्बत में फंसा हुआ है, ये एक थोड़ा अजीब सा मसला है। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि जी
मुल्क गुर्बत में इसलिए फंसते हैं कि वहाँ पे बैड गवर्नेंस होती है। बैड गवर्नेंस एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है, लेकिन इसको अगर बहुत सिंप्लीफाई करके समझा जाए तो जो लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो डिसीजंस ले रहे होते हैं कि जो पैसा आ रहा है एड के थ्रू आ रहा है, इवन खुद कमा के आ रहा है, वो आखिर खर्च कैसे होगा? क्या वो डिफेंस बजट पे खर्च होगा? क्या हम बस अपने आप को पड़ोसियों से और दुनिया से बचाते रहें, या फिर हम रोड डेवलप करें, हम इंडस्ट्री डेवलप करें, हम गैस जो है यहाँ वहाँ से कुछ करें, डेवलप करें, ढूंढें, हम तेल ढूंढें, हम और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करें ताकि और डॉलर हमारे पास आए और हम एक खुशहाल मुल्क हो जाए। तो ये बैड गवर्नेंस पे होता है कि आपका मुल्क जो है वो गरीब से गरीब तर ही होता जाता है, कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जाता। एक और रीज़न जो है जो थोड़ा पढ़ाई की तरफ है, और मैं हमेशा अपनी हर बुक या रिव्यू में या हर बुक समझने में कोशिश करता हूँ कि एजुकेशन वाला एस्पेक्ट ज़रूर ढूंढूँ, पाकिस्तान के लिहाज से स्पेशली, चाहे मैं पाकिस्तानी तो मुझे थोड़ा करना पड़ता है। बट पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा मसला है दैट इज़ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन बहुत आसान अल्फाज में, जो आपके पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो आपकी एजुकेटेड एलीट होती है मुल्क की, वो हमेशा बाहर चली जाती है काम करने। जैसे मैं अबू धाबी आ गया। ब्रेन ड्रेन जो होता है वो एक मुल्क को इसलिए नुकसान पहुंचाता है कि जब इंडस्ट्री डेवलप करने का टाइम आता है तो फिर हमें एक्सपीरियंस लोग बाहर से लाने पड़ते हैं और उनको फिर ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जबकि आपका जो लोकल टैलेंट होता है दे डू द सेम वर्क फॉर हाफ द प्राइस, हाफ भी क्या, क्वार्टर ऑफ द प्राइस। अगर आप एक गोरे को लाते हैं तो आप उसको कम से कम भी जो है महीने का 30-40 हज़ार डॉलर देंगे, लेकिन अगर आप सेम पाकिस्तानी किसी को जो अच्छा टैलेंटेड एंड सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ है उसके पास, उसको आप 3-4 लाख रुपये भी दें तो इट्स इनफ फॉर हिम। तो कहाँ वो आपके 50-60 लाख रुपए वाला गोरा और कहाँ आपका 4-5 लाख रुपए वाला पाकिस्तानी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस तरह आप पैसे बचाते हैं। तो आपको ब्रेन ड्रेन रोकना है ताकि आप वो पॉवर्टी के साइकिल से बाहर निकल आए, और ये एक बहुत बड़ी वजह है पॉवर्टी की, गरीब मुल्कों के गरीब होने की। चौथी और आखिरी वजह जो वो बताते हैं कि जी मुल्क गरीब क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे डेमोग्राफी जो होती है, जो वहाँ के लोग हैं वो प्लानिंग से नहीं चलते, और इवन गवर्नमेंट उनसे जो है वो प्लानिंग नहीं करा सकती। इसकी एक एग्जांपल ये है कि एक फैमिली है जो सिर्फ 2 बच्चे अफोर्ड कर सकती है, बट देव गिवन बर्थ टू नाउ 6 किड्स। अब वो 6 बच्चे जो हैं उनमें से शायद वो एक को पढ़ा पाएँ, एक को भी ना पढ़ाएं, क्या पता 6 के 6 जो हैं वो बगैर पढ़े किसी काम, मजदूरी, छोटे मोटे काम में लग जाए कि किसी तरह घर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ जो है पैसे के लिए थोड़ी थोड़ी मजदूरी कर रहे होते हैं, ये एजुकेट नहीं होते। सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत दूर बाद में आता है पिरामिड में, लेकिन एजुकेटेड नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती। इवेंचुअली जब ये बड़े होते हैं तो इनके पास वो स्किल नहीं होती कि ये कंट्री को आगे लेके जा सकें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि डेमोग्राफी जो होती है एक मुल्क की, वो भी उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होती है। चाइना की देख लें, जैसे उनके पास बूढ़े लोग अब ज़्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक टाइम में बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक करने का कहा था, और आज उनकी जो बूढ़ी पॉपुलेशन है दैट इज़ ह्यूमंगस। और एक टाइम आएगा आज से 10-12 साल बाद कि उनके पास यंग लोग कम हो जाएंगे काम करने के लिए। तो अच्छा टाइम है, चाइना जाने की कोशिश करें, वहाँ नौकरियाँ बनने वाली हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है इस वक्त एट दिस जंक्चर ऑफ हिस्ट्री उनके पास सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। देयर इज़ अराउंड, बहुत सारे नंबर्स फ्लोट किए जाते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सही से वो मर्दमशुमारी भी नहीं होती कि हमें पता लगे सच क्या है, लेकिन अराउंड 50 से 70% के बीच जो आपकी एवरेज आती है वो हमेशा 50 से 70, यानी आपका आधा मुल्क इस वक्त नौजवान है। वो अगर चाहें, वो एजुकेशन अगर अभी हासिल कर रहे हैं तो वो और अच्छी एजुकेशन हासिल करें। इफ़ दे स्ट्राइव फॉर गुड, इवेंचुअली दे कैन लीड पाकिस्तान टू अ ब्राइटर गुड एज। बट ये 4 चीज़ें जो हैं ये एक गरीब मुल्क को हमेशा गुर्बत में फंसा के रखती हैं। तो इससे आखिर बाहर कैसे निकलें? अच्छा, अब जेफरी सैक्स साहब की सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम्स तो हमने 4 बता दिए, सॉल्यूशंस वो ये प्रेजेंट करते हैं कि देखें, कोई भी मुल्क, दुनिया के 2 जो हैं जो गरीब मुल्क हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। उन दोनों की इन्वायरमेंट्स अलग हैं, उनकी जोग्राफी अलग है, डेमोग्राफी अलग है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अलग हैं, उनकी एनवायरनमेंट अलग है, उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें अलग हैं। तो उसके लिए हर मुल्क के लिए आपको एक बिल्कुल इंडिविजुअली टेलर्ड सोल्यूशन चाहिए होगा। हर मुल्क के लिए आपको एक अलग सा डिफरेंट सा सोल्यूशन बनाना होगा, विच इज़ वेरी टायरिंग, डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ पॉसिबल। तो एग्जाम्पल वो बोलीविया की देते हैं, कहते हैं कि 1980s में बोलीविया नाम का जो एक मुल्क है, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मैप पे दिख जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं होता यार तस्वीरें डालने का मैप शैप की। तो खैर, बोलीविया जो है वो थोड़ी मेहनत ताबिकल, तो बोलीविया जो है 1980s में उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। वो गैस और ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्रोडक्शन कर सकें गैस और ऑयल की, क्योंकि वो चाहते थे गैस और ऑयल प्रोड्यूस करें और उसको एक्सपोर्ट करें तो पैसा ज़्यादा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसको निकालने में जितना पैसा लग रहा था और भेजने में जितना पैसा लग रहा था, उस पर उनको उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था।
इवेंचुअली वही हुआ जिसका डर था, दे डिफॉल्टेड, उनका बहुत बुरा हाल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा यार हम ऑयल वगैरह पे पैसा खर्च करना बंद करते हैं, जो हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो थी दोज वर रबर एंड टिन। अब प्रॉब्लम ये आई कि 1980s के बाद थोड़ा बहुत आपकी सस्टेनेबिलिटी वाली मूवमेंट भी शुरू हो गई, और रबर और टिन जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ साल, तो तकरीबन एक डेकेड 10 साल तक उन्होंने चलाया इस तरह, थोड़ा प्रॉफिट भी कमाया, थोड़े स्टेबल हुए। बट कुछ टाइम बाद वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो गई और वो दोबारा से एक क्राइसिस में आ गए एंड फिर से वो डिफ़ॉल्ट कर गए, फिर से उनके पास पैसा ख़त्म हो गया। बट दे रियलाइज्ड कि ठीक है, हमने एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया। नाउ व्हाट डिड वाज दे रीफॉर्म देयर टैक्स सिस्टम। उन्होंने कहा यार अब कुछ नहीं हो सकता, लोगों पे, इंडस्ट्रीज पे जो बाहर से लोग आके हमारे पास बिजनेस कर रहे हैं उन पे टैक्स लगाते हैं एंड वहाँ से भी हम थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, अपनी एक्सपोर्ट से भी थोड़ा कमा रहे हैं, थोड़ा टैक्स सिस्टम रिफॉर्म करके कमाते हैं। एंड इवेंचुअली बोलिविया स्टार्टेड टू फ्लोट अबव द वाटर और वो बच गए। तो ये एक एग्जांपल देते हैं कि ये एक टेलर्ड सोल्यूशन था बोलिविया के लिए, जो बोलिविया में ही काम किया। इसको आप पाकिस्तान में राइज करने की कोशिश करेंगे, इंडिया में, मालदीव्स में, किसी भी दुनिया के मुल्क में राइज करने की कोशिश करेंगे, ये फिट नहीं करेगा। तो किसी भी मुल्क को गुर्बत से निकलने के लिए खुद इंडिविजुअली टेलर्ड सोल्यूशन चाहिए, उसके बगैर वो मुल्क जो है गरीबी से बाहर नहीं आ सकता। अच्छा जी, जेफरी सैक्स साहब जो हैं, SACHS साहब जो हैं, वो कहते हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए। पॉवर्टी के रीजंस बता दिए, एक एग्जांपल दे दी कि इंडिविजुअली टेलर्ड सोल्यूशन जो है उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब वो कहते हैं कि आपको 4 चीज़ें करनी है और पूरी दुनिया जो है वो खुशहाल घराने की तरह रह सकती है, हैप्पी ग्लोबल विलेज। सबसे पहले वो कहते हैं कि आपको अपना एक अदद जो नेशनल डेट है लोगों के ऊपर, जो कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे पाकिस्तान के ऊपर कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है, सोमालिया पे होगा, अफ्रीका के नेशंस पे तो बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं सबसे पहले तो वी स्टार्ट विद दिस, सबसे पहले हम पूरी दुनिया मिल के एक यूनाइटेड नेशंस में शायद बैठें, इकोनॉमिक काउंसिल में बैठ जाएं और सारे जो हैं वो नेशनल डेट जो है गरीब मुल्कों का वो क्लियर करते हैं। काफ़ी आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक बात लगती है, बट दैट इज़ व्हाट ही सजेस्ट। ही सेज कि एक दफ़ा आप सारा बिल्कुल क्लीन सेट से, हमें शायद दुनिया वापस रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, दुनिया की इकॉनमी रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें उन गरीब मुल्कों का, बेशक अमीरों का ना करें, अमीरों से लेते रहें पैसे, बट जो गरीब मुल्क है, जो आपको नज़र आ रहा है कि वो अपना डेट रीपे नहीं कर पा रहे और वो उल्टा इंटरेस्ट लग लग के और डबल ट्रिपल ही होता जा रहा है, और जब वो बढ़ रहा है तो आने वाली जो नस्लें उस मुल्क की, जैसे पाकिस्तान की, वो हमेशा कर्जे में ही लेंगी। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा होता है और उस पर पता नहीं 3-4 लाख, पता नहीं कितनी क्या अमाउंट है, वो अगेन 10,000 नंबर्स फ्लोट किए जाते हैं, इतना इतना इतना, बट एक बच्चे जो है वो ऑलरेडी डेट में पैदा होता है। तो हमें वो क्लीन स्लेट ला के नई जनरेशन को मौका देना है उन गरीब मुल्कों की कि वो डेवलप कर पाए। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि ये सब तो आपने करना है, डेवलपमेंटल एड तो देनी है, लेकिन इसके साथ आपको उन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में भी हेल्प करनी है। उनको बताना है कि यार आपके पास ये है, ये है, ये है, दिस इज़ हाई डिमांड, ये इस मुल्क में जा सकता है, ये फलानी जगह जा सकता है, ये यूरोप में भेजें या अमेरिका में भेजें। अभी यूरोप और अमेरिका जो है उनका एक थोड़ा सा मसला ये है कि वो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स जो है कम करते हैं, क्योंकि वो अपनी एग्रीकल्चर जो छोटी मोटी उनकी इंडस्ट्री है, क्योंकि वो ज़्यादातर इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे नहीं डिपेंडेंट, तो वो अपनी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंपोर्ट्स जो है वो कम अलाउ करता है। तो उन गरीब मुल्कों को जो है मौका दिया जाए कि वो यूरोप और अमेरिका में भी एक्सपोर्ट्स कर पाएँ। तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि जो गरीब मुल्क हैं वहाँ पे अगेन गरीब हैं, हालात सैनिटेशन के, रोड्स के, 10 चीज़ों के ख़राब हैं, तो वहाँ पे बीमारियाँ भी ज़्यादा फैलती हैं। तो वो यही बताते हैं, वो एक एग्जांपल देते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो डायबिटीज़ के पीछे पागल हुई हुई है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो अमीर मुल्कों की मसला है। तो वो कहते हैं डायबिटीज़ के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, इतना हमारा पाकिस्तान का कर्जा है जितना सिर्फ डायबिटीज़ की रिसर्च पे खर्च होता है। वो कहते हैं कि मलेरिया पे भी ये रिसर्च कर दी जाए, अफ्रीका से मलेरिया ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इवन पाकिस्तान में अभी तक डेंगू तो है ही है, मलेरिया भी आ गया, मलेरिया ऑलरेडी है, मतलब बेसिकली डेंगू जो है वो भी है और वो ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा। तो जो गरीब मुल्कों की बीमारी है उन पर भी थोड़ा फोकस किया जाए, ना कि अमीर मुल्कों की डायबिटीज़ बस ख़त्म करती जाए। और लास्टली वो कहते हैं कि ये सब करने के बाद आपको जब टाइम मिले तो कोशिश करें कि उन मुल्कों की गवर्नेंस को भी बेहतर करने की कोशिश करें, वहाँ के सिस्टम्स जो हैं उनको भी बेहतर करने की कोशिश करें। और आखिरी पॉइंट जो था इनका वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अगैन वो पाकिस्तान से रिलेटेड था। वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज जो है उसके डैमेजेस पर, क्योंकि वेस्टर्नाइज कंट्रीज जो अमेरिका है, यूरोप है, वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे कम डिपेंडेंट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो बराबर ही चल रहा है, और दूसरे और मुल्क, अफ्रीका के अगेन मुल्क, गरीबी की बात होती है तो बेचारे अफ्रीका वालों का ही नाम आता है।
तो अफ्रीका के मुल्क जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, जबकि उनके पास इंडस्ट्री है नहीं और उनकी इमिशंस नियरली ज़ीरो हैं, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है तो इमिशंस कहाँ से होंगे। तो कहते हैं क्लाइमेट कंट्रोल का डैमेजेस भी उन्हें पे करें, क्योंकि वो उन बेचारों को जो है सैलाब देखने पड़ते हैं, जैसे हमने सैलाब देखा। अभी देखें, इतने पहले उस बंदे ने एक किताब लिखी हुई थी, और इस साल जब हमारे ऊपर सैलाब आया पाकिस्तानियों पे, तो हमारे पॉलिटिशियंस को याद आया कि अच्छा यार, हम तो क्लाइमेट चेंज के डैमेजेस भी मांग सकते हैं। अगर वो पहले ये किताब पढ़ लेते तो शायद उनके दिमाग में ये ऑलरेडी होता कि ऐसा होगा, और फिर हम जो है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दिमाग काम नहीं करता हमारे वालों का। वो अपनी पराड़ों में खुश हैं, वो अपने जो लॉजेस हैं उनमें खुश हैं। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ज़रा अंदर जाके देखें, उनके हाउसेस देखें, आप सब कुछ देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट वाले और बूट वाले ही अमीर हैं, बाकी पूरा मुल्क गरीब ही। तो खैर, ये तो थोड़ी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी, लेकिन किताब ये कहती है कि आप क्लाइमेट चेंज पे भी कंट्रोल करें, या फिर अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते तो गरीब मुल्कों के उसके डैमेजेस हैं। तो ये एक पूरी किताब को पढ़ने के बाद सिर्फ एक चीज़ समझ आती है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास एक अच्छी यूथ है, डेमोग्राफी भी अच्छी है, उसके बाद हमारी जो डेमोग्राफिक्स हैं वो भी अच्छी हैं, हमारे पास सारे मौसम सब कुछ है, तो हमें गरीब तो नहीं होना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स देखने के बाद सिर्फ बैड गवर्नेंस जो है, हम वहाँ फंस जाते हैं। हमारे पास गवर्नेंस अच्छी नहीं है, हमारे पास कोई अच्छी सेटअप नहीं है, लीडर्स नहीं है जो मुल्क के लिए काम करें। तो बाकी सब पाकिस्तान के पास है, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन मुल्कों के पास नहीं होना चाहिए, बट सिर्फ अच्छी गवर्नेंस नहीं है। अच्छी गवर्नेंस लें, पाकिस्तान जो है वो कभी भी गरीब मुल्क नहीं कहलाएगा, और हम कर्जे ले के पागल नहीं हो रहे होंगे। हर 2-3 महीने बाद हमें किसी दोस्त मुल्क से या IMF से जो है कोई बेल आउट प्लान्स नहीं साइन करने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान के गुर्बत का हल एक ही है। 4 वजह होती हैं गुर्बत की, उसमें से एक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, 3 तो है ही नहीं। हमारी डेमोग्राफी अच्छी है, हमारे जो लोग हैं वो भी यंग हैं, हमारी सब कुछ सही है, सिर्फ बैड गवर्नेंस। एंड इफ़ यू रिमूव दैट बैड गवर्नेंस, पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क आसानी से बन सकता है। एक्सपोर्ट्स भी हमारे पास बड़ी हैं। खैर, पता नहीं कब होगा, क्यों होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा। आप लोग ही हैं, यूथ, आप ही कर सकते हैं। हमारी तो उम्र गुजर गई, हम बड़े हो गए, हम सिर्फ अब आपको बता सकते हैं कि हमने क्या मसले देखे। नाउ इट्स ऑल ऑन द यूथ ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड इफ दे वांट अ ब्राइटर फ्यूचर। और सही है, चल रहा है, भाग जाएंगे, ब्रेन ड्रेन कर लेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिए, रिश्तेदारों, ख़ानदान वालों, दोस्तों, सबके फ़ोन लेके सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने फेसबुक, ट्विटर सबके लिंक डाल दिए हैं, फॉलो मी देयर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।